नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान समूह क्यों बनाते हैं, ये समूह धीरे धीरे कैसे विकसित होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके क्या छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। मानव समाज की इस बुनियादी कार्यप्रणाली को समझना वाकई बहुत अहम है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं इन्हीं समूहों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, समूह की गतिशीलता को समझना। दूसरा, हम समूहों में शामिल क्यों होते हैं। तीसरा, इनके बनने के अलग अलग चरण। चौथा, इनकी आंतरिक संरचना। और पांचवा, ग्रुप थिंक या समूह चिंतन का बड़ा खतरा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, समूहों की गतिशीलता, यानी एक असल समूह और महज एक भीड़ के बीच का अंतर। जरा एक फुटबॉल टीम के बारे में सोचिए। ये एक सच्चा समूह है, एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर, जहां हर कोई एक साझा लक्ष्य के लिए पसीना बहा रहा है। दूसरी तरफ स्टेडियम में बैठे दर्शकों की भीड़ है। वे बस एक ही वक्त पर एक ही जगह मौजूद हैं। कोई आपसी जिम्मेदारी नहीं, कोई साफ ढांचा नहीं। वे सब बस एक ही मैच देख रहे हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के फैसलों या काम से कोई लेना देना नहीं है। तो असल में एक सच्चे समूह की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी गहरी परस्पर निर्भरता। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सदस्य का काम सीधे तौर पर बाकी सभी को प्रभावित करता है। उनके लक्ष्य एक होते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं और कुछ नियम होते हैं जो उनके व्यवहार को दिशा देते हैं। अगर एक गलती करता है तो असर सब पर पड़ता है। और सच कहूं तो यही गहरा जुड़ाव एक भीड़ को एक मजबूत समूह में बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। हम इन समूहों में शामिल क्यों होते हैं, इसके पीछे वो कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं। आखिर हम इंसान स्वाभाविक तौर पर समूहों की ओर खींचे क्यों चले जाते हैं। खैर, इसके कई बुनियादी कारण हैं। समूह हमें असुरक्षा से बचाते हैं और समाज में हमारा रुतबा यानी स्टेटस बढ़ाते हैं। हमारे अंदर दूसरों से जुड़ने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है, जिसे ये समूह पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उन विशाल लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत देते हैं जिन्हें अकेले पार पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही एक दूसरे के साथ जुड़ने से हमारे ज्ञान और जानकारियों का दायरा भी काफी बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, समूह निर्माण की अवस्थाएं। जब लोग साथ आने का फैसला कर लेते हैं तो असल में ये समूह बनते कैसे हैं। शुरुआत में कोई बहुत औपचारिक ढांचा नहीं होता। असल में समूह बनने की चिंगारी अक्सर बस सान्निध्य से लगती है, यानी शारीरिक रूप से आसपास होना और बार बार बातचीत करना। और फिर हम तलाशते हैं समानता। जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके विचार हमसे मेल खाते हैं, तो हमारी अपनी रायों को एक तरह की मान्यता मिलती है, और बस यहीं से एक समूह की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए ब्रूस टकमन का विकासवादी मॉडल बड़ा ही दिलचस्प है। ये दिखाता है कि एक साझा पहचान बनाने से पहले लोगों को अक्सर भारी टकराव से गुजरना ही पड़ता है। ये सफर फॉर्मिंग यानी अनिश्चितता से शुरू होता है, जहां लोग बस एक दूसरे को परख रहे होते हैं। फिर आता है स्टॉर्मिंग, जहां नेतृत्व और विचारों का टकराव होता है। इसके बाद नॉर्मिंग में नियम और पहचान तय होते हैं। फिर परफॉर्मिंग में असल काम होता है, और आखिर में एजर्निंग, जहां काम पूरा होने के बाद समूह विदा लेता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, समूह संरचना के अंदर की बात। जब कोई समूह परफॉर्मिंग फेज में पहुंचता है तो उसे चलाता कौन है। दरअसल किसी भी समूह को बिखरने से बचाने के लिए एक अदृश्य ढांचे की जरूरत होती है, जो मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिका होता है: भूमिकाएं, प्रतिमान और हैसियत। भूमिकाएं तय करती हैं कि किससे क्या उम्मीद की जाती है, जैसे परिवार में बच्चों से बड़ों का सम्मान करने की उम्मीद। प्रतिमान या नॉर्म्स वो अनकहे नियम हैं जो साझा मूल्यों को बनाए रखते हैं। और हैसियत ये तय करती है कि समूह में किसका क्या रुतबा है, बिल्कुल किसी टीम के कप्तान की तरह, जिसे कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं। और जैसे जैसे ये वफादारी और गहरी होती है ना, मानव मनोविज्ञान एक नया मोड़ लेता है। हम स्वाभाविक रूप से अपने खुद के समूह यानी इन ग्रुप को बहुत अच्छी नज़र से देखने लगते हैं। हमारे अंदर एक मजबूत हम की भावना आ जाती है। लेकिन इसका एक उल्टा असर भी है। बाहरी लोगों या आउट ग्रुप के प्रति अक्सर एक नकारात्मक नजरिया बन जाता है। हम वे लोग कहकर उन्हें खुद से अलग और कभी-कभी कमतर भी आंकने लगते हैं।
और यहीं से हम अपने पांचवें और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, ग्रुप थिंक या समूह चिंतन का खतरा। जब ये एकजुटता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक इरविंग जेनिस ने इस खतरनाक स्थिति को ग्रुप थिंक कहा। उन्होंने इसे ऐसे समझाया कि ये वो स्थिति है जहां सर्वसम्मति यानी सबकी हाँ में हाँ मिलाने पर इतना जोर दिया जाता है कि लोग किसी और विकल्प के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शांति बनाए रखने की चाहत इतनी हावी हो जाती है कि लोग साफ साफ दिख रहे खतरे के संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी इंसान उठकर अपनी असहमति नहीं जताना चाहता। इसे समझने के लिए इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है 1964 से 67 के बीच वियतनाम युद्ध के दौरान लिए गए फैसले। उस समय राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के प्रशासन में शीर्ष सलाहकारों ने कई महत्वपूर्ण चेतावनियों को सिर्फ इसलिए अनदेखा कर दिया क्योंकि वे अपने समूहों की एकता को तोड़ना नहीं चाहते थे। जब बहुत ही समझदार लोग भी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने लगे तो उसके नतीजे बेहद भयंकर हो सकते हैं। 56,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन अमेरिकी सैनिकों की जान की कीमत है जो इस युद्ध में गए, जिसके साथ 10 लाख से भी अधिक वियतनामी लोगों की जान गई। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि अतार्किक और अंधी एकजुटता की कितनी भारी और जानलेवा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ग्रुप थिंक कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये सच में तबाही ला सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इसे रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ बेहद जरूरी कदम हैं। आलोचनात्मक सोच और असहमति को हमेशा खुलकर बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ एक प्लान पर अड़े रहने के बजाय विकल्पों पर विचार करना चाहिए। और सबसे अहम, अपने हम कभी गलत नहीं हो सकते वाले भ्रम को तोड़ने के लिए लगातार बाहरी विशेषज्ञों और भरोसेमंद लोगों से फीडबैक लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल पर गौर कीजिएगा। जब कोई समूह साफ तौर पर तबाही की तरफ बढ़ रहा हो तो एक व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा बने रहने की अपनी गहरी जरूरत और अकेले खड़े होकर सच बोलने के साहस के बीच आखिर संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अपनी स्वतंत्र सोच को जिंदा रखना कितना जरूरी है।